नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रास नली। क्या होती है ग्रास नली? यह एक संकरी पेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रास नली के निचले भाग से आरंभ होकर ग्रीवा तथा वक्षस्थल से होती हुई मध्य पटल से निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। इसका मुख्य कार्य भोजन को मुख से गुहा से इनकी मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाना होता है। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों से स्रावित इनकी स्रावित होती है लिकेज श्लेष्म भोजन को लसदार बनाता है। ग्रास नली में उपस्थित भित्तियां भोजन को एक विशेष प्रकार की गति कुंचन गति प्रदान करती है। इसके माध्यम से भोजन अमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिक्स कहलाता है। भोजन निकलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। अब दूसरा आता है अमाशय। आहार नाल को ग्रास नली से आगे का भाग, जो आहार नाल का ग्रास नली आगे का भाग होता है वो अमाशय होता है। यह एक पेशीय जे आकार की संरचना होती है जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पिछले हिस्से जो पीछे स्थित होती पिछले हिस्से पर क्या होती है स्थित होती है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 मीटर तक आहार धारित करता है। इनकी कितना आहार होता है? 1 से 3 लीटर तक इसके अंदर क्या हो जाता है, अपना जो आहार है वो इसके अंदर समाहित हो सकता है। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कार्डियक या जठरागम भाग। यह बायां बड़ा भाग है। यहाँ से ग्रसिका अमाशय में प्रविष्ट होती है। जठर निर्गमी भाग, यह अमाशय का दाहिना भाग होता है। यहाँ से अमाशय छोटी आंत से जुड़ा रहता है। 3 नंबर है फंडिस भाग। यह उपरोक्त वर्णित दोनों भागों के मध्य स्थित होता है। यह मध्य पट के ठीक नीचे स्थित होता है। अमाशय में 2 अवरोधनी या सवर्णी पेशियां पाई जाती है। ये दोनों पेशियां अमाशय में भोजन सामग्री के पारगमन को नियंत्रित करती है। ग्रास नली का अवरोधनी। ग्रास नली अवरोधनी क्या होती है तो इसके बारे में पढ़ें। यह ग्रसिका व अमाशय को विभाजित करती है तथा अमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रास नली व ग्रसनी में जाने से रोकती है। जठर निर्गमीय या अवरोधनी अमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा अमाशय में छोटी आंत में भोजन निकासन को नियंत्रित करती है कि छोटी आंत से जो भोजन निकलता है इसको नियंत्रित करती है। छोटी आंत क्या होती है? छोटी आंत पाचन तंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है जो अमाशय के जठर निर्गमी प्लोरिक भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसतन लंबाई 7 मीटर होती है। आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन व अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है या विभक्त किया गया है। ग्रहणी। ग्रहणी क्या होती है? अमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग जो भोजन के रासायनिक पाचन एंजाइमों द्वारा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 2 आता है अग्रशूद्रांत्र। ये छोटी आंत का मध्य भाग होता है। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार की कोशिकाओं जिन्हें आंतर कोशिकाएं कहा जाता है के द्वारा संपादित होता है। 3 नंबर आता है बच्चों शुद्रांतर। क्या आता है? शुद्रांतर क्या होता है? यह छोटी आंत का अंतिम भाग है जो बड़ी आंत में खुलता है। यह भाग उन पोषक तत्वों विशेष रूप से पीत लवण
वह विटामिनों का अवशोषण करता है जो अग्र शुद्रांतर में अवशोषित नहीं हो पाते, यानी कि जो आगे शुद्रांतर है इसमें अवशोषित नहीं हो पाते तो उनका अवशोषण यहीं पर ही हो जाता है। ठीक है, अब आता है बड़ी आंत। क्या होता है बड़ी आंत? पढ़ें। शुद्रांतर आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है जहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपाचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपाचित भोजन को मलद्वार से उत्सर्जित करना है। मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में विभक्त किया गया है, अधांत्र व अंधनाल। इसका जो फर्स्ट पार्ट है अधांत्र और अंधनाल। शुद्रांतर से जुड़ा होता है जो अंधनाल है, यह भाग शुद्रांतर से जुड़ा होता है। यहाँ शुद्रांतर से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है तथा शेष बचे अपशिष्ट को आगे वृद्धांत्र में पहुँचा दिया जाता है। अंधनाल के प्रथम भाग कौन सा होता है? प्रथम भाग जो शुद्रांतर से जुड़ा होता है से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप या परिशेषिका कहा जाता है। नंबर 2 आता है वृद्धांत्र। वृद्धांत्र क्या होता है? आहार नाल की बड़ी आंत का अधांतर के आगे वाला भाग वृद्धांतर कहलाता है। ये उल्टे यू के आकार के करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है। वृद्धांतर 4 भागों में विभक्त होता है। आरोही वृद्धांतर करीब 15 सेंटीमीटर लंबी नलिका, अनुप्रस्थ वृद्धांतर करीब 50 सेंटीमीटर लंबी नलिका, आरोही वृद्धांतर करीब 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका और सिग्माकार वृद्धांतर करीब 40 सेंटीमीटर लंबी नलिका। अब इसका 3 नंबर पार्ट आता है बड़ी आंत का मलाशय, रेक्टम। क्या होता है? मलाशय आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेंटीमीटर लंबे भाग को गुदा नाल कहा जाता है। गुदा नाल मलद्वार के रास्ते बाहर निकलता है। मलद्वार पर आकर आहार नाल समाप्त हो जाती है। गुदा नाल में 2 संवरणी बाह्य व अंत्य संवरणी पाई जाती है। 2 संवरणी होती है, बाह्य और अंत्य। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष रहे अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ये संवरणीय पेशियाँ नियंत्रित करती है। पाचन ग्रंथियाँ कौन सी होती है? ये तो हमने पढ़े अंग, अब पढ़ते हैं पाचन ग्रंथियाँ। मनुष्यों में आहार नाल के अंगों में उपस्थित ग्रंथियों के अलावा 3 मुख्य पाचन ग्रंथियाँ यथा लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। तो ये ग्रंथियाँ होती है, तो पढ़ते हैं लार ग्रंथि। यह ग्रंथि मुख में लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तरल भाग भोजन को गीला करता है तथा श्लेष्मा लुब्रिकेंट के तौर पर कार्य करती है। लार का मुख्य कार्य भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख से पाचन शुरू करना, भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, दांतों, मुख, गुहा व जीभ की सफाई करना। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है। तो ये देखो चित्र में दिखाया गया है कि कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजम ग्रंथि और अधोजीवा ग्रंथि, ये ग्रंथियां हैं। कर्णपूर्व ग्रंथि यह सिरमी तरव का स्राव करती है जो गालों के पास पाई जाती है। अधोजब या अवचुंबकीय लार ग्रंथि यह एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे तरल व श्लेष्मा स्रावण होता रहता है। अधोजीवा ग्रंथि यह जीवा के नीचे पाई जाती है, श्लेषिक स्राव करती है। अब आता है अग्नाशय। क्या होता है अग्नाशय ग्रंथि? यह एक मिश्रित ग्रंथि है जो अंतःस्रावित हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकेगॉन
तथा बहिस्रावित अग्नाशय रस का स्राव करती है। यह ग्रंथि यकृत ग्रसनी तिल्ली से घिरी रहती है। यह 6 से 8 इंच लंबी और यू आकार की होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित विभिन्न एंजाइम सारणी 2.1 आंतों में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन व ग्लूकेगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखते हैं। रक्त शर्करा क्या होती है? शुगर। तो ये देखो हमारे जो शरीर में यकृत और अग्नाशय होते हैं उसका चित्र दिखाया गया है। ये यकृत होता है और ये पित्ताशय बीच में, सवर्णी, अग्नाशय और ये अमाशय, तो ये इसके भाग होते हैं। अब पढ़ते हैं हम यकृत कि यकृत लीवर क्या होता है। यह मानव शरीर में सबसे बड़ी व महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यह मध्यपटल या मध्यपट के नीचे स्थित लगभग त्रिकोणाकार अंग है, जिसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? सारणी दिखाई गई है। तो पाचन रस को स्रावित करने वाला अंग या ग्रंथि कौन सी है? सबसे पहले लार ग्रंथि। कौन सा एंजाइम स्रावित करती है? टाइलिन और एमिलेस। कौन सा? टाइलिन और एमिलेस। इसके बाद इसका कार्य क्या है? पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन को छोटी पॉलीसेकेराइड और माल्टोज में बदलना। कि जटिल था पॉलीसेकेराइड, पहले जटिल था, उसको सरल कर दिया छोटी पॉलीसेकेराइड में और माल्टोज में। ठीक है, और इसका कार्य कहाँ है? मुख गुहा में, यानी कि हमारे मुख के अंदर। दूसरी जो ग्रंथि है अग्नाशय, अमाशय। अमाशय क्या होता है? अमाशय ग्रंथि ये जठर रस का स्राव करती है और इसके जठर रस के जो नाम है कौन कौन से हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन और रेनिन। इसका कार्य क्या है? पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन को जो पेप्टाइड में बदलना और रेनिन का कार्य है कैसीन को पैरा कैसीन में बदलना। तो इसका जो स्थान है वो क्या है? अमाशय। अब आता है अग्नाशय। क्या होता है अग्नाशय? अग्नाशय में ये 6 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेंटाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियसेस। तो ये सभी इसके क्या है? एंजाइमों के नाम हैं। एमिलेज जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ट्रिप्सिन जो है ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। तीसरा आता है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। चौथा आता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है और एमिनो अम्ल में बदलता है। जो प्रोटीन और पेप्टाइड है इसको किस में बदलता है? एमिनो अम्ल में। लाइपेज क्या होता है? वसा को मोनोग्लिसेराइड और वसीय अम्ल में बदलता है। न्यूक्लियस जो है वो डीएनए व आरएनए को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। तो ये इसके क्या हैं? कार्य। अब 4 नंबर आता है आंतरीय रस। आंतरीय रस जो होती है ग्रंथि किसका स्राव करती है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज, न्यूक्लियस, डाइपेटाइडेज और फोस्फेटेज। तो ये 7 रसों का स्रावित करती है। कार्य क्या है इसके? माल्टोज का जो कार्य है, माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है। लैक्टेस है वो लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज जो होता है वो सुक्रेज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज जो होता है वो वसा को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। और न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड व शर्करा में बदलता है। डाइपेटाइडेज तो ये क्या करता है? डाइपेटाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। फास्फेटेज ये न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन सार व राइबोज में बदलता है। तो इसकी जो स्थिति है वो क्या है? छोटी आंत है। इसके बाद यकृत। यकृत क्या होता है? पीत लवण का स्रावित करती है, पीत लवण का, और वसा को वसीय अम्ल में और वसा गोलिका में बदलती है। छोटी आंत इसका क्या है? स्थान है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में हम
इसका जो आगे का लेसन है वो शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।